हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वास्तव में होता क्या है इन सभी चीज़ों के अंदर में, जैसे नाम से पता है सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है कि अगर आप 2, 4 या 5 किसी अलग अलग चीज़ों से मिलकर के कोई चीज़ बनता है, सिस्टम कहलाता है। अगर उसमें एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो वो सिस्टम गड़बड़ा गया। यानी कि अगर एक काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैसे कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो उसमें अगर हम लोग सीपीयू को निकाल दें या फिर बैटरी फंक्शन निकाल दें या फिर हम कीबोर्ड को निकाल दें, कोई एक अगर हटा ले, माउस निकाल दें, तो पता चलेगा कि वो सिस्टम काम करना बंद कर दिया, या फिर काम भी करेगा तो हम लोग जो चाहेंगे वो सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम से स्पष्ट है सिस्टम, इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट को हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, पहला बात है कि श्वसन और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीकरण होते हैं। चूंकि ऑक्सीकरण होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन के बिना ये श्वसन जो है वो संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल होता है। ऊर्जा तथा उष्मा, ऊर्जा जो होता है वह हम लोगों को श्वसन से मिलता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी खाना खाए, भोजन किए, उसको हम लोग श्वसन के माध्यम से, जब हम लोग श्वसन करते रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वो छोटे छोटे अपाचयी क्रिया होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और हम लोगों को उनसे एनर्जी मिलता है। उसके बाद उष्मा, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारा शरीर वार्म रहता है, यानी कि मरने के बाद शरीर का जो लाश जो होता है वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो है वो ऑक्सीजन का जाना आना बंद हो जाता है, यानी कि श्वसन की क्रिया रुक जाती है, जिसके कारण से वह लाश जो होता है वह ठंडा हो जाता है। यानी कि श्वसन की क्रिया से उष्मा भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अपचयी, अपचयी मतलब कैटाबॉलिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को तोड़ना, किसी भी चीज़ों को तोड़ना कैटाबॉलिक कहलाता है। तो अब हम चलते हैं मेन पार्ट पर, श्वसन अंग पर। तो श्वसन अंग पर देखिए, स्तनधारी, स्तनधारी हम उसे कहेंगे जो अपने संतान को क्या कर सके, दूध पिला दे। यानी कि स्तनधारी मतलब वैसी जीव जो अपने संतान को दूध पिला देते हैं, उसे हम स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य की मैं बात करूं, मानव भी एक स्तनधारी जीव होते हैं। और स्तनधारी जो है वह फेफड़ा से श्वसन की क्रिया करते हैं, जिसको हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। लंग्स, स्तनधारी, यानी कि अपने लोग की मैं बात करूं, मनुष्य की मैं बात करूं, मानव का मैं बात करूं, तो मानव स्तनधारी जीव होते हैं। चूंकि वह अपने संतान को दूध पिला देते हैं, इसीलिए स्तनधारी कहलाते हैं। वह फेफड़ा के माध्यम से क्या करता है, अपना श्वसन का काम पूरा करता है। जब हम लोग बच्चे थे तो पता चलता था क्या कि नाक और मुंह से हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। वास्तव में ना तो नाक से करते हैं ना ही मुंह से करते हैं, हम लोग करते हैं नाक और मुंह जो है ना, यानी कि पार्ट है इसका। मैंने बता दिया पहले, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नाक पार्ट होता है, ना कि हम उसी के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया हम लोग फेफड़ा से करते हैं, लंग्स से करेंगे। कीट जो होता है, कीट छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जो होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उसमें ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया, जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं, यानी कि ट्रैकिया जो है, श्वास नली जो, वह कीट वगैरह में पाया जाता है। जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली की मैं बात करूं तो मछली भी है क्या, जलीय जीव है। और वह अपना जो श्वसन की क्रिया होता है वह गिल्स के सहारे करता है, गल्फर के सहारे करता है। देखते होंगे आप लोग कि मछली की, अगर मछली को लेकर के ऑब्जर्व करिएगा तो यहाँ पर एक गल्फर होता है साइड से, उसके कारण से वह क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, तो जितने भी जलीय जीव होते हैं वह सब किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं। गिल्स, गल्फर। अब देखिए, मेढक की मैं बात करूं, मेढक जो है वह पानी में भी रहता है और बाहर में भी रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कुछ जो है वह अंग जो है श्वसन की क्रिया करने के लिए, उसमें भगवान जो है उन्हें 3 तरह से हम लोग कह सकते हैं श्वसन की क्रिया कर सकते हैं वो मेढक। पहला है भूमि पर, अगर भूमि पर है तो वह फेफड़ा से करेगा, भूमि पर है तो फेफड़ा से करेगा। मिट्टी के अंदर है तो वह त्वचा से करता है, याद रखना। यानी कि जो मेढक होते हैं वह अपने स्किन के सहारे, स्किन के सहायता से भी वह श्वसन की क्रिया करते हैं। और वह जब भूमि पर रहते हैं तो वो फेफड़ा के सहारे करते हैं। उसके बाद टेडपोल, टेडपोल जो होता है वह मेढक का छोटा बच्चा जो होता है, जब जन्म लेता है उसके बाद जो थोड़ा दिन तक जो होता है, मतलब छोटे छोटे, तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मेढक बहुत छोटी होती है ना, उस टाइम मछली के जैसे लगते रहते हैं। और उसमें जब वो होता है टेडपोल, उसे हम लोग गिल्स, यानी कि उसमें गिल्स पाया जाता है, उस गिल्स के सहारे वो मेढक श्वसन की क्रिया करते हैं। आगे चलते हैं, स्वश्वास क्या होता है। स्वश्वास हम इंग्लिश में इसको हम ब्रीदिंग कहेंगे। ब्रीदिंग 2 प्रकार का, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। मतलब हम श्वसन की क्रिया को क्या करते हैं, श्वसन क्रिया किसको कहेंगे, नॉर्मल हम लोग गैस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, बस ये जो आना और जाना है उसी को हम लोग श्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं।
अंदर लेना और बाहर छोड़ना, हम लोग पता है कि अंदर जो लेते हैं उसे हम निःश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। इन मतलब अंदर, अंदर की ओर जब जाता है वायु उसे हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, यानी कि निःश्वसन कहते हैं। और उसी का उल्टा निःश्वसन, मतलब जब गैस को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं उसे हम निःश्वसन के नाम से जानते हैं। एक्सपायरेशन, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अंतर क्या है? इसमें अंदर हवा लेते हैं, इसमें वायु को बाहर छोड़ते हैं। अब देखिए, पहले हम सब शुरू में क्या पढ़े थे, बच्चे क्लास में क्या पढ़े थे? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन क्या ऑक्सीजन ही लेते हैं और दूसरा नहीं लेते हैं? बिल्कुल दूसरा भी लेते हैं। चूंकि नाक के पास कोई ऐसा मशीन नहीं लगा हुआ है जो वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को छान करके ही अंदर जाए, ऐसा कोई नहीं लगा रहता है। तो क्या होता है, वायुमंडल में सभी गैसें हैं। नाइट्रोजन 78% है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो ये जो है, जो हम लोग लेते हैं वह वास्तव में वायुमंडल में जितना प्रतिशत रहता है उतना ही प्रतिशत हम अंदर लेते हैं। यानी कि नाइट्रोजन भी 78% हमारे शरीर के अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी 21% जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है। लेकिन वो कैसे हम लोग याद किए थे कि ऑक्सीजन ही लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, हम लोग बाहर के समय में, छोड़ते समय में नाइट्रोजन 78% लिए थे, 78% छोड़ देंगे, माइनस कर दिए। मतलब नाइट्रोजन 78% लिए, नाइट्रोजन 78% छोड़ दिए, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो लिए वो तो निकाल दिए, तो हमारे शरीर के अंदर में नाइट्रोजन कुछ बचा ही नहीं। सेकेंड चीज, ऑक्सीजन जो है 21% लिए, लेकिन हम लोग 17% को छोड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि 4% कहीं ना कहीं शरीर के अंदर में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, यानी कि 1% से भी कम लेते हैं और 4% तक छोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि 1% से कम 0.03% लिए और 4% तक छोड़े। मतलब सुनने में लग रहा है 4% कम, लेकिन है बहुत ज्यादा, बता रहे हैं। तो 4% छोड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन लिए थे 21%, छोड़ रहे हैं 17%। मतलब शरीर के अंदर में कहीं ना कहीं 4% ऑक्सीजन घूम रहा है। और बनने उसमें जो होता है वो ब्लड में मिलता है, आगे बताएंगे अभी इस वीडियो में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए और छोड़े कितना? 4% छोड़े। मतलब लिए बहुत कम, छोड़े बहुत ज्यादा। तो इसीलिए कहा जाता है जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और लेते ऑक्सीजन है, चूंकि 21% में सिर्फ 17% को वापस कर पाते हैं और 4% हमारे शरीर के अंदर भी वह ब्लड के साथ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। अब देखिए, श्वसन जब हम लोग वायु लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या होता है अंदर में, इन सारी फंक्शन को हम लोग जानते हैं। जब श्वसन की क्रिया हम लोग मतलब नॉर्मली करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग नॉर्मली वायुमंडल से लिए, वायुमंडल से लेने के बाद सबसे पहले नाक में जाता है। नाक में जाने के बाद कभी कभी हम मुंह से भी लेने लगते हैं, लेकिन मुंह से कोई नहीं लेता है ज़्यादातर, कभी कभी नॉर्मल जब हम लोग सांस लेते हैं नाक से। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, वह बाल क्या करता है, जो वायुमंडल में जो भी गैसेज है वह अशुद्ध रहता है, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वह क्या करता है, उसको हटा देता है। यानी कि वह नाक के बाल के द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद वह हवा अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद यहाँ पर ये यहाँ पे पहले तो नाक में गया, उसके बाद यहाँ पे गया, इसको हम लोग कपाट कहते हैं। यानी कि श्वसन नली का कपाट कह सकते हैं, यहाँ पर श्वास कपाट कह सकते हैं। ये होता है, आगे बताएंगे इसी वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर अंदर में जाता है, वो फैरिंग्स होता है। जब आप मुंह खोलिएगा, शीशा के पास जाइएगा, मुंह खोलिएगा लंबा सा ऐसे आ करके ऐसे, तो वहाँ पर आपको ऊपर से थोड़ा बहुत मांस का दिखाई देगा नीचे की ओर, ऊपर से नीचे आया रहता है थोड़ा बहुत, उसे हम कहते हैं फैरिंग्स। उसके बाद जब यहाँ पर आता है इसको हम कहते हैं लैरिंग्स, यानी कि इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। यानी कि अगर ये आवाज़ यहाँ से निकलता, अगर हम इसको ऐसे दबा दें तो आवाज़ भी नहीं निकलेगा। यानी कि अगर जोर से दबा दें तो अपना कौन दबाता है, दूसरे का तो दबाता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर अगर हम इसको दबा दें तो श्वसन नली मतलब सांस लेने में दिक्कत आने लगी। कहीं ना कहीं हवा जो है इससे भी होकर के क्रॉस करता है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले नाक में, नाक के बाद यहाँ पर ये कपाट, उसके बाद क्या होता है फैरिंग्स, उसके बाद फिर लैरिंग्स। लैरिंग्स हम इसी को कहते हैं, वॉइस बॉक्स को कहते हैं, यहीं से आवाज़ निकलती है। उसके बाद फिर अंदर ट्रैकिया की ओर जाता है, वो बता रहे हैं अभी कुछ देर पहले। लेकिन इसको हम जानते हैं ये क्या मैंने बनाया, ये मैंने बनाया क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर नजर आ रहा होगा, ये आपको चेस्ट का है। मतलब चेस्ट में जो रिब्स होते हैं, उस रिब्स के अंदर में लंग्स होता है, लंग्स फेफड़ा। कैसे हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, इसके मदद से हम लोग सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर की पार्ट गर्दन की ओर जा रहा है, उससे हमको नहीं मतलब है। नॉर्मली ये जो पार्ट होता है ये गर्दन से जो निकला होता है यहाँ पर अंदर की ओर आता है, इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया कहते हैं इसको हम लोग, श्वास नली है, यानी कि इसी से होकर के। ये जो आप सी साइज का देख रहे हैं, ये सी कहिए चाहे यू कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का कार्टिलेज हड्डी होता है,
कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज देखिए, हड्डी दो प्रकार का, हड्डी का क्लास जब देंगे उसमें बताएंगे। एक बोन्स होता है और एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब जो कम मजबूत रहता है, यानी कि वीक रहता है, कमजोर रहता है। कार्टिलेज कहता है उपास्थि जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या चीज? ये उपास्थि का बना होता है। ये उपास्थि इसमें पकड़ा रहता है, इसको नली को पकड़ा रहता है। उसके बाद ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आया यहाँ तक, ये ट्रैकिया कहलाया। ट्रैकिया आगे चल करके क्या होता है, जैसे यहाँ से आया ट्रैकिया यहाँ तक, और यहाँ तक आने के बाद यह दो भागों में आपस में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। ये जो दो भागों में बटता है इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। यानी कि ट्रैकिया आगे चल करके दो भागों में बट जाता है, उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई क्या करता है, आगे चल करके फिर से दोबारा अपने अलग अलग पार्ट में, टीनी पार्टिकल्स में वो क्या होते हैं, टीनी जो कह सकते हैं लाइंस होती हैं, इसमें वो क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रोंक्योलिस। ब्रोंक्योलिस मतलब ये जो है अलग अलग पार्ट, उसको हम लोग ब्रोंक्योलिस कहेंगे। सिंपल है कि ये ट्रैकिया है, ये कार्टिलेज, इसमें हड्डियां होती, उपास्थि होता है, और ये आगे चल करके दो भागों में बट जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पे एरो दिखा दिए, ये ब्रोंकाई होता है। और ये ब्रोंकाई भी आगे चल करके पार्ट में बटा होता है, ब्रांच निकला होता है इसका, ये ब्रांच निकला होता है इसका। तो ये जो है वो आपस में क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्रोंकेलेज, ब्रोंकाइलिस कहलाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर फूल जैसा एक संरचना है, गुलाब फूल जैसा संरचना है। ये जो है वो वास्तव में एलोवेली है। आप जो अभी कोरोना का चल रहा है माहौल, तो कोरोना जो है वो यहीं पर आकर के फंस जाता है, यहीं पर आकर के फंस जाता है। क्या चीज? कोरोना। अब समझिए बात को थोड़ा सा कि श्वसन की क्रिया, इसीलिए कहा जाता है मास्क पहनिए। मास्क पहनने से क्या फायदा होता है कि मास्क जब पहनेंगे नाक ढकाएगा, नाक ढकाएगा तो बाहरी जो कोरोना टाइप का जो होता है वो सारी इंसेक्ट्स, वो छोटे छोटे जो कीटाणु होंगे वो नहीं जाएंगे अंदर, और अगर अंदर चले गए तो वह ट्रैकिया के माध्यम से यहाँ पर आ जाते हैं एलोवेली में। और एलोवेली में आने के बाद क्या करता है, यहाँ पर ब्लड रहता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन रहता है, और ये हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में संरचना, मतलब पूरे बॉडी में फैला देता है। तो पूरा बॉडी में क्या कर देगा, पूरा असर कर देगा। और नॉर्मल हार्ट, ये तो है फेफड़ा, उसको तो करेगा ही करेगा। तो हम लोगों को श्वसन करने में क्या होगा, दिक्कत आएगी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोरोना के कारण से 15 या 20 दिन में वह आदमी का मौत हो जाता है। क्यों होता है कारण समझिए, 15-20 दिन में यहाँ तक पहुँचने में, उसको जमा होने में टाइम लग जाता है। आ तो जाता है पहला दूसरा दिन ही, लेकिन धीरे 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 ज़्यादा आने लगता है। जब हम उस चीज़ को केयर नहीं करते हैं, यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है, और यहाँ पर जमा होने के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि श्वसन की क्रिया करने में हम लोगों को दिक्कत आने लगती है। और जब श्वसन ही नहीं करेंगे तो आदमी का मौत तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। अब समझिए ये क्या है, नीचे में जो है ये डायाफ्राम होता है। ये बहुत मतलब इसमें ज़्यादा रोल यही निभाता है डायाफ्राम। 70% से ऊपर काम ये करता है डायाफ्राम श्वसन की क्रिया में। जब हम सांस लेते हैं ना तो क्या हो गया, छाती फैल गया, और हम जब छोड़ते हैं तो छाती जो है, चेस्ट जो है वो सिकुड़ जाता है। तो वास्तव में ये फैलना और ये सिकुड़ना जो चेस्ट का हो जाता है वह इस डायाफ्राम के कारण से होता है। डायाफ्राम नहीं रहेगा हम लोग श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। 70% काम यही करता है पूरे श्वसन की क्रिया में। समझिए जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, अगर मान लीजिए आराम से लिए हवा लिए, तो हवा क्या हुआ, अंदर गया, और जब अंदर गया तो ये डायाफ्राम जो होता है वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है। और जब हम ऐसे सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, पुश करता है ऊपर तरफ। यानी कि डायाफ्राम क्या करता है, अंदर में जाने वाली हवा को पुश करता है, और पुश करने के बाद यह क्या करता है, बाहर की ओर फेंक देता है हवा को। यानी कि ये डायाफ्राम जो है वो 70% से एवं काम करता है। इसमें इसका रोल 70% से ज़्यादा होता है। अब कहोगे कि गर्भवती महिला जो होती है वो कहाँ से, डायाफ्राम जो होता है गर्भवती महिला का, वो डायाफ्राम मान लीजिए वहाँ पर है, और उसके नीचे तो उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है, जानते ही हैं। तो इसका भी चैप्टर अलग पढ़ाएंगे, गर्भवती जब चैप्टर बढ़ा रहे हैं उस बारे में। वो जो होता है उसका पेट में तो पहले से ही एकदम लड़का या लड़की आ जाती है, तो यहाँ पर डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम उसको अप या डाउन होने में उसको दिक्कतें आने लगती है। तो ये जो डायाफ्राम होता है, वो डायाफ्राम का काम कौन करेगा, रिब्स करने लगता है। जानते हैं शरीर में जो रिब्स होता है, ये ऐसे करके जो निकला होता है वो 12 जोड़ी होता है रिब्स, ठीक है। तो वो रिब्स जो होता है वह इसके बदले में काम करने लगता है गर्भवती महिला के केस में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग अगर बात करें ह्यूमन का, नॉर्मल का, तो इसी तरह से डायाफ्राम काम कर देता है 70% के एबव, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हिचकियाँ आती है वो हिचकियाँ क्यों आती है। हम लोग खाना खाते समय में हिचकी ले लेते हैं ज़्यादातर, ऐसे करके एकदम जोर से पंप कर देता है, यही ना है ना, ज़्यादा पंप करने लगता है। पंप क्यों करता है, इसका भी कारण है। समझिए हम लोग भोजन जो करते हैं वो मुंह से करते हैं, और श्वसन जो करते हैं वो नाक से करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम दौड़ते रहते हैं या स्विमिंग करते हैं या ज़्यादा अपना काम कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा अपने बॉडी को हम क्या करते हैं, वर्क करवाते हैं, तो उस टाइम हम नाक के साथ साथ मुँह से भी हवा श्वसन की क्रिया तेज़ी से करने लगते हैं। अब समझिए बात को, 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, दौड़ने के बाद पता चलेगा आपको कि शरीर जो है ना वो तेज़ी से रफ्तार हो जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, उसका श्वसन का रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा।
अब 1 मिनट में कितना बार श्वसन की क्रिया करते हैं हम लोग? 16 बार, याद रखना है 16 से 18 बार, ये एवरेज है, 1-2 बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 18 बार हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, जब जागे रहते हैं तब, जब सोए रहते हैं तो 12 बार करते हैं। अब समझिए बात को, जब 16 बार हम करते हैं तो जो नॉर्मली जब जागे रहते हैं ना उस टाइम में देखिएगा, और जब सो जाते हैं व्यक्ति उस टाइम में देखिएगा गति मतलब श्वसन का जो गति होता है, रेट होता है, वो कैसे होता है। वो जब सो जाते हैं ना व्यक्ति तो लंबा सांस लेता है, ऐसे करके लंबा सांस लेते हैं। लंबा सांस लेने से क्या होता है? टेंशन, तनाव सब दूर हो जाता है। वो सब चीज़ आगे बताएंगे इसमें। समझिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो होता है, जो हम मुंह से भोजन करते हैं तो यहाँ पे भोजन वाला नली में, और एयर जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर आकर के वो बट जाता है 2 भागों में, यानी कि एक चला जाता है भोजन वाले नली में और एक चला जाता है श्वसन नली में। अब समझिए बात को कि जैसे हम हवा श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो श्वसन की क्रिया करने के दौरान क्या होता है? हवा जाता है और यहाँ पर हवा वाला नली में जाएगा, एयर नली में जाएगा, और जब हम भोजन खाते हैं तो वह इसमें ना जा करके इसमें जाता है, भोजन वाले नली में जाता है। नॉर्मली यही होता है। अब कहिएगा ये जो है ये घेर दिया, ये क्या है? ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो पुलिस का काम करता है। समझ रहे हैं? पुलिस का काम क्या होता है? चौराहे, जब पुलिस होता है चौराहे पर, वो क्या करता है? अच्छा, मोटरसाइकिल वाला आया तो उसको पहले निकालेगा, फिर बस ट्रक आया तो उसको वो कंट्रोल करता है कि कौन है पहले जाने वाला या कौन बाद में जाने वाला है। इसको थोड़ा वह क्या करता है, वहाँ पर देखभाल करता है कि कहीं आपस में टकरा ना जाए, इसीलिए वो अपना वहाँ पर देखभाल करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हवा और भोजन को देखभाल करता है कि कौन किस रास्ते से जाएगा, ये एपिग्लोटिस निर्धारित करता है। अब समझिए, जब हम भोजन करते हैं तो हम क्या करते रहे? भोजन करते करते मेरा दिमाग जो है ना, वो मान लीजिए किसी के ख्यालों में खोया हुआ, मेरा दिमाग नहीं, अब सोचिए, गलत मत सोचिए, किसी के ख्यालों में नहीं, बस नॉर्मल हम सोच सकते हैं कि किसी दूसरे बातों पर हम थिंकिंग कर रहे हैं और उस टाइम खाना भी खा रहे हैं। तो खाना खाते खाते जो मेरा दिमाग है ना, वो खाना पर ध्यान नहीं है, मेरा दिमाग कहाँ चला रहा है? मेरा दिमाग किसी के ख्यालों में डूबा हुआ है। अब समझिए इस चीज़ों को। एपिग्लोटिस क्या करता है? एपिग्लोटिस हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने आप? एपिग्लोटिस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो एपिग्लोटिस का जो कंट्रोल करता है वो माइंड करता है, और माइंड ही क्या है? दूसरे के ख्यालों में डूबा हुआ है। तो इसको कौन देखेगा? इसको जब देखेगा तो ये क्या करेगा? गड़बड़ी करेगा। यहाँ पर एपिग्लोटिस गड़बड़ी करेगा। एपिग्लोटिस क्या गड़बड़ी करेगा? जब भोजन खाते रहते हैं तो भोजन इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसको मैसेज ही नहीं दे रहा है, इसको ब्रेन मैसेज नहीं दे रहा, दिमाग नहीं दे रहा है कि भाई ये जो है तुम इधर जाओ या इधर जाओ। ये कौन बताता है? इसको दिमाग बताता है। अपने से कैसे हो पाएगा? सोचिए, यहाँ पर एपिग्लोटिस है, और सोचिए कि किस तरह से हम लोग कहेंगे कि भाई मतलब भोजन जब करते हैं तो भोजन है तो तू इधर चले जाओ, ऐसा सोच सकते हैं? कभी अपने से नहीं कर सकते। इसको कौन भेजता है? मैसेज भेजता है ब्रेन, और ब्रेन कहीं है और। तो हम क्या करेंगे? एपिग्लोटिस जो है वो क्या करता है? अपने रास्ते को भटका देता है, यानी कि भोजन वाला को, भोजन का 2-4 कण जो होता है ना वो इसमें आ जाता है, यानी कि एयर वाला में आ जाता है। और जैसे ही एयर वाला में आएगा तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा क्या कि भाई ये तो हवा वाला है, इसमें भोजन कहाँ से घुसा जा रहा है? तो भोजन जब घुसा जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एपिग्लोटिस इधर आना चाहिए था, इधर बंद हो जाता है। ये एपिग्लोटिस कभी इधर तो कभी इधर। जब हम भोजन करते हैं तो एयर वाले को बंद कर देता है, और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो भोजन वाले को बंद कर देता है। ये चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, इसी के कारण से हम लोगों को हिचकी आती है। अब समझिए, अब भोजन की नली जो मान लीजिए यहाँ पर है, और अगर आया तो डायाफ्राम क्या कहेगा? डायाफ्राम कहेगा कि भाई ये तो भोजन है, और डायाफ्राम का काम क्या है? हवा को धकेलना ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जो लेते हैं या धकेलते हैं, ये जो डायाफ्राम है वो ऊपर नीचे करता है हवा को। ये जो छाती है वो फैलता है, सिकुड़ता है इस डायाफ्राम के वजह से। तो डायाफ्राम क्या कहेगा? डायाफ्राम कहेगा कि भोजन आ रहा है इस नली में तो ये तो गड़बड़ है। ये क्या करेगा? जोर से इसको पंप करेगा, सब मिल करके क्या करेगा? इसको पंप करेगा, और पंप करेगा तो इसीलिए ऐसे करके क्या होता है? हिचकी आ जाते हैं ऊपर की ओर। हम लोगों को ये क्या करता है? पुश ज़्यादा कर देता है। तो कभी कभी देखिएगा नाक से भी वो निकलने लगता है। भोजन सब जो खाए रहते हैं सरक जाते हैं तो माइंड पर असर पड़ता है, उसके बाद नाक से भी भोजन निकलने लगता है कभी कभी। तो ये इन्हीं सभी कारणों से होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि सांस का जो है रेट क्या है, मतलब 1 मिनट में कितना बार लेते हैं, सोए टाइम में, जागे टाइम में क्या लेता है इसका फंक्शन। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो एक बार में जितना सांस लेते हैं, यानी कि 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर कहने का मतलब हुआ कि अगर 500 मिलीलीटर का जो स्प्राइट का बोतल होता है या कोई भी बोतल, उसमें जितना हवा आता है वो एक बार में उतना हवा ले लिए। ठीक है, यानी कि एक बार में जितना सांस हम नॉर्मल लेते हैं वो 500 ml का लेते हैं। अब है टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब एक बार में हम ज़्यादा कितना ले सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी कितना है इसका, पूरे एकदम फैला करके जितना ये फैल सकता है उससे ज़्यादा नहीं फैलेगा, मतलब जितना फैल सकता है वो कैपेसिटी कितना है इसके अंदर हवा जाने का, तो वो होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा 6000 ml तक हम ले सकते हैं, यानी कि 6 लीटर तक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वह
पर्वत पर जब हम लोग चलते हैं, चढ़ते हैं ऊपर में, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का भी हम लोग मिक्सचर ले जाते हैं। उसका बाद समुद्र, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों का मिश्रण रहता है। उसका बाद गहरा समुद्र जो होता है, यानी कि 300 फुट से जो नीचे रहता है जिसकी गहराई, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम ले जाया जाता है। कहोगे क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन ही क्यों नहीं ले जाते हैं, ये सब क्यों जरूरी है? तो हम लोग शुरू से ही लेते आ रहे हैं, शुद्ध फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग अशुद्ध फॉर्म में लेते हैं, यानी कि मिलावट के साथ लेते हैं। हम जो शुरू में बताए थे, क्या बताए थे, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और छोड़ते हैं, तो बस वो कार्बन डाइऑक्साइड 4%, उसके बाद ऑक्सीजन 17%, उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो टोटल जितना लिए थे उतना रिटर्न कर देते हैं 78%। ठीक है, तो सांस जो होता है वो एक बार में 16 बार लेते हैं हम लोग जागे हुए अवस्था में, जबकि सोए हुए अवस्था में कितना होता है, 12 बार होता है लगभग में, 1-2 बार कम या ज़्यादा हो सकता है। और जब बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम जो होता है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, या छोटे बच्चे जो होते हैं वो लगभग 20 से 25 बार लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। चूंकि इसके पास फेफड़ा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो तुरंत ले लेता है, और मिनट तो सबके लिए सेम है, तो 1 मिनट में वो छोटा है लंग्स, तो वो तुरंत हवा का अप डाउन कर लेता है। लेकिन जो बड़े होते हैं उसका लंग्स का भी विकास हो जाता है थोड़ा, इसीलिए वो उसका रेट कम हो जाता है। और जब हम लोग दौड़ते हैं, हाँफते हैं, उस टाइम में श्वसन की क्रिया रेट बढ़ जाती है, वो भी लगभग 20 से 22 बार हो जाता है। ठीक है, 22 से 23 बार, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1-2। ठीक है, कैसा लगा क्लास आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उसको भी फायदा हो जो अभी घर पे बैठे हुए हैं, कोरोना महामारी के चलते उसका क्लास बंद है। तो ये जो है वो बेसिकली 9th 10th 11th 12th कंपटीशन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट था, और ये है अभी भी इंपॉर्टेंट, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।